बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, आज हम फिर आपके लिए एक नई क्लास लेके आए हैं और जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो है द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमारा चैप्टर चल रहा है अभी बिजनेस एनवायरनमेंट। और बिजनेस एनवायरनमेंट की जो ये क्लास है, ये मेरे ख्याल से क्लास नंबर 3 है बच्चे, नहीं 4th, सॉरी, दिस इज द क्लास 4th। तो आप इसको यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिएगा, क्लास 4 है हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए बच्चों, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन पुट अप होता है एग्जाम के अंदर, तो आपको टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहले हमें समझना है कि इकोनॉमिक पॉलिसी होती क्या है, ठीक है बच्चों, और इसका क्या यूज है, इसको क्या, इसके फीचर्स, सॉरी, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट ने क्यों इसको अप्लाई करा। तो देखिए बच्चों, क्या था इकोनॉमिक पॉलिसी में, क्या था कि एक्चुअली में क्या था कि जो हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इंडिया की एज अ पॉपुलेशन, तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिया में काफी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमने देखा, जब इंडिया हमारे पूरे अपने हाथ में आया और हमने उसको पूरा ऑपरेट करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट जो एफर्ट्स करे स्टार्टिंग में, जो उस टाइम पे, तो देखा था कि जो इंडिया था वो पूरी तरह से क्या एक्सप्लॉइट हो चुका था। ना तो यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज थी, एग्रीकल्चर पूरा खत्म हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा खत्म हो चुका था, मोबिलाइजेशन ऑफ गुड्स रिसोर्सेज सारा खत्म हो चुका था, मैन पावर कैपेसिटी, मैन पावर, एजुकेशन, सब कुछ ओवरऑल कुछ भी बचा हुआ नहीं था हमारे पास जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग एग्जिस्टेंस में आए थे। नो डाउट देयर इज अ बिग चैलेंज कि हमें किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है, और हमने किया भी अपने आप को इम्प्रूव। काफी हद तक हमने उस टाइम पे अपने आप को इम्प्रूव करा है एज अ गुड लीडर। हमने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टैंड करा है, उस टाइम पे किया है। बट सब कुछ के बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी थी इंडिया में जो कि पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं हो पा रही थी, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग आ रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया को और इम्प्रूव करने के लिए और ग्रोथ दिलाने के लिए अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस लाई थी। जो चेंजेस आए थे, ये आए थे 1991 में, जुलाई में। तो कुछ गवर्नमेंट ने हमारे क्या करे, कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, कुछ इकोनॉमिक चेंजेस करे, ताकि हमारी इकोनॉमी में एक पेस आए, एक नया पेस आए, एक नया ग्रोथ आए, एक नया ग्रोथ स्ट्रक्चर डेवलप हो। तो उस टाइम पे जो बेसिकली जो हमारी जो पॉलिसीज थी, जो हमारी आई उस टाइम पे एग्जिस्टेंस के अंदर, वो बच्चों हमारी जो मेन जो हमारी जो 3 पॉलिसी थी वो आई। 3 पॉलिसी में सबसे पहले जो हमारी पॉलिसी थी वो हमने जो गवर्नमेंट ने दी हमें, वो थी हमारी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी। सेकेंड जो पॉलिसी जो चेंजेस करा वो करा हमारा प्राइवेटाइजेशन, एंड जो थर्ड करा वो करा हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली हमारी ये 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म थे, जिन्होंने पूरे इंडिया को एक नया डायरेक्शन दिया, एक नया अचीविंग गोल्स दिया, ताकि हमारा इंडिया और आगे अपने आप को एक्सपोज कर सके ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ, ऑन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म। सो आज हम इन्हीं इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी पॉलिसीज थी, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों आई थी, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। तो बेसिकली जो हम बात करें अभी पॉलिसीज की, देखिए हमारे पास 3 पॉलिसी जो मेन जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी जुलाई 1991 में, जो इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर में, वो थी हमारी सबसे पहले क्या थी, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन बेसिकली क्या था कि पहले लिबरलाइजेशन 1991 से पहले अगर हमें कोई भी गवर्नमेंट को कोई भी ट्रेड करवाना है, सेमी गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी ऐसा है, तो जो हमारी लाइसेंसिंग पॉलिसी थी वो बहुत टफ थी, यानी लाइसेंसिंग क्राइटेरिया बहुत टफ था। आप समझ रहे हो लाइसेंसिंग क्या होता है? लाइसेंसिंग क्या होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट से किसी चीज का परमिशन लेनी है, क्या लेनी है, परमिशन लेनी है। अगर आप कोई ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड लाइसेंसिंग। तो हमारी जो लाइसेंसिंग जो पॉलिसी थी वो इंडिपेंडेंस से और टिल 1991 तक बहुत ज्यादा हार्ड थी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, पहले उसको रिड्यूस करा, यानी जो उसके जो हर्डल्स थे उसको उन्होंने क्या करा, कम किया, ताकि लोगों में और अवेयरनेस आए और मोटिवेशन आए, ताकि वो इजिली अपने आप को इंडस्ट्रियल सेक्टर में डाल सके। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर में उन्होंने क्या किया कि लाइसेंसिंग पॉलिसी जो थी उन्होंने वो इजी की, जिसको हमने नाम दिया लिबरलाइजेशन, यानी लिबरल, यानी और इजी तरीके से आप अपने काम को कर सकते हो, अपने बिजनेस को कर सकते हो। देन
क्योंकि उस टाइम पे जो मेन जो हमारा सेक्टर था इकोनॉमी के अंदर वो गवर्नमेंट सेक्टर था। मोस्ट ऑफ ऑल 90 to 90% जो भी जितने भी हमारे जो अथॉरिटीज थी, जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स थे, जो भी हमारे इकोनॉमिक जितने भी हमारे इकोनॉमिक जो टास्क थे वो सारे के सारे हमारे कौन परफॉर्म करता था? सारा गवर्नमेंट परफॉर्म करती थी। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया कि थोड़ा सा बर्डन अपने आप शिफ्ट करके किस पे डालना चाहा? प्राइवेट सेक्टर पे। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी अपने आप को कैपेबल बना सके, इस बात के लिए उन्होंने क्या करा? पूरा ध्यान दिया प्राइवेटाइजेशन पे। क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस बात से काफी हद तक अफेक्टेड थी कि वो अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर पा रही थी। इवन बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने उनको सिक इंडस्ट्रीज का भी नाम दे दिया, जो कि अपने आप को परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। बिकॉज ऑफ कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रही थी तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनको कन्वर्ट करना चाहा प्राइवेट सेक्टर, जिसको हमने क्या नाम दिया? प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन को भी गवर्नमेंट ने 1991 के बाद बहुत प्रमोट किया ताकि प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले कर सके इन द इकोनॉमी। ठीक है बच्चों। देन इसके बाद थर्ड आया हमारा ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि हमारा इंटरनेशनल मार्केट बहुत वीक था, हमने इंटरनेशनल मार्केट में हमारी डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा, हमारी केवल इंपोर्ट बहुत ज्यादा था, एक्सपोर्ट हमारा कुछ भी नहीं था। और हमारा इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेक्शन कुछ भी नहीं था, ट्रेड हमारा बहुत कम था, ताकि जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत रेयर होता था। फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आती थी, बिकॉज की इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा जो हमारी पार्टिसिपेशन था वो बहुत कम था। तो उस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, उस पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा कि ग्लोबलाइजेशन को भी मोटिवेशन दी, ग्लोबलाइजेशन को भी प्रमोट किया, ताकि हमारी कंपनीज बाहर जाएं और बाहरी कंपनीज हमारे कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करें। तो बेसिकली ये हमारे तीन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो हुए 1991 में। नंबर 1 हमारा हुआ कौन सा? लिबरलाइजेशन। सेकंड हमारा हुआ प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड हमारा हुआ क्या? ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए इनकी जरूरत क्यों थी ये भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन हम इसको एक बार और देखेंगे। तो आप एक काम कीजिए, अपनी पेन और कॉपी लेके बैठे ताकि आप ये साथ साथ नोट भी करते रहिए, क्योंकि आपके लिए थ्योरी क्वेश्चन भी बन जाता है ये। तो मैं इसको जैसे जैसे मैं डिक्टेट करूंगा आप इसको नोट करते रहिएगा ताकि आपके साथ साथ नोट्स भी बन जाए इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कौन कौन से फैक्टर थे जो कि हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए रिस्पांसिबल थे, या फिर हमें न्यू इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटी की नीड क्यों पड़ी। नंबर 1 हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बिकॉज की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी हमारी कंट्री की बहुत अच्छी नहीं थी आफ्टर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि बहुत बर्डन था हमारी इकोनॉमी, पॉपुलेशन हमारी, आपको पता ही है हमारी जो कंट्री है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पर रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं, जितनी हमारी पॉपुलेशन है। तो नो डाउट कि हमें यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने ही चाहिए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज जब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी हमारी इतनी पॉपुलेशन को उनकी डिमांड्स को फुलफिल करना, उनको ग्रोथ करना, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना इम्पॉसिबल है, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ा? फॉर द कंसर्न ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये हमारा पहला था। सेकंड देखिए, द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म्स ऑफ मिक्स मार्केट। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, बिकॉज की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा पहले था गवर्नमेंट केवल सेक्टर था, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो टोटली जो हमारी जो रिकॉग्निशन थी एज पब्लिक सेक्टर थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या करा? प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें वो किया, इंट्रोड्यूस करा, प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट किया। दैट्स व्हाई कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर था वो मिक्स्ड इकोनॉमी एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी बना। और जहां पर हमने क्या किया कि हमने दोनों सेक्टर के एफर्ट्स को शो करा, दोनों सेक्टर के अचीवमेंट्स को शो करा, उनको दिखाना चाहा। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन द फॉर्म्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी जिससे हमने क्यों रिफॉर्म्स किए, जिससे हमारा जो प्राइवेट सेक्टर वो भी अपने अचीवमेंट्स और अपनी टारगेट और अपनी जो भी एक्टिविटीज है उनको शो कर सके, अपने जो उन्होंने एक्ट्स किए हैं, जो उन्होंने हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जो हमारी गवर्नमेंट के साथ जो उन्होंने मिलकर काम किए हैं, जो हमारी पॉपुलेशन, जो हमारी कंट्री के लिए उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ में जो काम किया है, वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक अच्छे प्लेटफॉर्म में रख सकें, इसलिए भी हमें इकोनॉमिक पॉलिसी बहुत जरूरी थी। देन थर्ड था हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या आती है? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आती हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं, फिस्कल पॉलिसीज आती हैं।
इन पॉलिसीज में भी इंप्रूवमेंट लाने के लिए, इन पॉलिसीज को अच्छे से रन करने के लिए, क्योंकि बिकॉज की ये तीनों ही पॉलिसी डिपेंड करती है इकोनॉमिक पॉलिसी पे, और इकोनॉमिक पॉलिसी में बेसिकली अगर ये हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह नहीं होगा, लिबरलाइजेशन वगैरह नहीं होता, तो ये भी हमारी जो पॉलिसीज थी हमेशा क्या इफेक्ट करती है, प्रॉपर तरीके से नहीं करती। तो बेसिकली ये हमारी क्या थी, ये नीड्स थी हमारी कि अगर हमें अपनी इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी और फाइनेंशियल पॉलिसीज फिस्कल पॉलिसी को इम्प्रूव करना है, तो हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में यानी कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो ये भी हमारी नीड बन गई थी। देन इसके बाद हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडिंग 5 ईयर प्लान एंड एनुअल बजट। अब हमारे जो एनुअल बजट था, जो 5 ईयर प्लान्स थे, इनमें भी क्या था कि हमारा जो एक्सपेंडिचर इनकम जो था वो बहुत डिफरेंस करता था, यानी वहाँ पे डेफिसिट के चांसेस हमारे ज्यादा बन रहे थे, सरप्लस हमारा नहीं बनता था। डेफिसिट यानी जब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और हमारी इनकम यानी रिसीट्स कम होती है तो डेफिसिट बन जाता है, और जब हमारे इनकम ज्यादा हो जाती हैं और हमारा एक्सपेंडिचर कम हो जाता है तो वो सरप्लस बन जाता है। बट हमारे सरप्लस के चांसेस हमेशा बहुत कम होते थे, इवन ना के बराबर होते थे, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज थी वो बहुत वीकर थी। तो उनमें भी चेंजेस लाने के लिए ये भी एक रीजन बहुत बड़ा था कि जो हमारे इकोनॉमिक जो यहाँ पे जो प्लान थे वो भी हमें इम्प्रूव करने थे, और वो इम्प्रूव कैसे होते, बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है। देन फिफ्थ में हमारा आता है इकोनॉमिक इंडिसेस लाइक नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये सारी की सारी चीजें देखिए, सारी की सारी चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड है। नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, अगर नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम ऑब्वियसली नहीं बढ़ेगी। अगर नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी नहीं बढ़ेगी। पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी तो नो डाउट कि रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी हमेशा हमेशा आपका डाउन ही रहेगा। इवन जो लोगों की जो मेंटालिटी रहेगी वो सेविंग की ज्यादा रहेगी। अगर सेविंग की मेंटालिटी ज्यादा रहेगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली नहीं होगी, बिकॉज की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे बेसिक जो चीज है वो है इन्वेस्टमेंट। जब तक लोगों की मेंटालिटी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं डालेंगे आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते। और इन्वेस्टमेंट डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी फॉर्म्स ऑफ जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज उनमें चेंजेस लाना ही पड़ेगा। देन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो हमारा जो पार्टिसिपेशन था बहुत कम था, तो उसको भी इंप्रूव करने के लिए हमें ग्लोबलाइजेशन को इनवाइट करना पड़ा और ग्लोबलाइजेशन को हमें प्रमोट करना पड़ा ताकि फॉरेन कंट्रीज भी हमारे यहाँ पे आ सके और हम भी फॉरेन कंट्रीज में जा सके। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिकॉज क्योंकि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी नहीं होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। जब हमारा प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल मार्केट में वीकर था तो हमारे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो पॉसिबिलिटीज थी वो भी बहुत कम थी, तो उनको भी बढ़ाने के लिए, उनको भी इंक्रीज करने के लिए जो हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उनकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ गई थी कि हमें वो चेंजेस करने ही पड़ेंगे, एंड बहुत सारे रीजन थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे बेसिकली हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे जो कि हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। देन फाइनली हम आते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब देखिए मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या थे। मेन ऑब्जेक्टिव मैं आपको वैसे ही बता चुका हूं, थोड़ा सा आपको और पता चल जाएगा। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि हमें चाहिए था, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं था, स्लो डाउन चल रही थी, तो अगर आपको इकोनॉमी में ग्रोथ चाहिए था तो इसका मेन जो रीजन था वो यही था कि हमें जो इकोनॉमिक पॉलिसी किस लिए यहाँ पे रिफॉर्म्स में लानी है, एग्जिस्टेंस में लानी है, बिकॉज हम क्या चाहते हैं, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। सेकंड है रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। देखिए जब तक हमारे पास नई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई थी, हमारे पास जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो बहुत ज्यादा था, पॉसिबिलिटीज ऑफ जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट बहुत कम थी, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज ही नहीं थी। जब हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो हमारे पास वर्किंग कैपेसिटी को उसको कंज्यूम करने के लिए हमारे पास इतनी एफिशिएंसी भी नहीं होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो वर्किंग अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, और क्या होगा उससे फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी इनकम होगी, इनकम होगी तो पॉवर्टी लेवल भी हमारा क्या होगा, डाउन होगा, यानी पॉवर्टी लेवल भी हमारा कम होगा। देन इसके बाद रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बिकॉज की बेसिकली जो हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ उससे हमारा क्या हुआ कि जो हमारा जो मनी था, जो वेल्थ था वो चैनलाइज हुआ, यानी जिनके पास पैसा जो सेविंग में पड़ा था उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, इन्वेस्टमेंट किया, जॉब अपॉर्चुनिटी आई, हमारा बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन हुआ,
फॉर्मेशन से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारा क्या हुआ कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी थी, जो वर्किंग अपॉर्चुनिटी थी, वो हमारी बढ़ी। उससे क्या हुआ, लोगों को जॉब्स मिले, लोगों ने अपना अपना काम स्टार्ट किया। वो पैसा जो था, जो जहाँ पे जो एक तरह से जमा हुआ था, वो पैसा क्या हुआ, मोबिलाइज हुआ। और मोबिलाइजेशन से क्या हुआ कि जो इनइक्वालिटी थी, यानी कोई बहुत गरीब था, बहुत अमीर था, वो इनइक्वालिटी क्या हुई, हमारी रिड्यूस हुई और वेल्थ भी सबके पास क्रिएट होनी शुरू हो गई। आप अगर देखो कुछ टाइम पहले तो या तो दो ही टाइप के लोग होते थे, या तो बहुत अमीर होता था या फिर बहुत गरीब होता था। पहले कोई मिडिल क्लास नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, अगर अभी आप देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में कि अब जो है लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनकी इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम हमारे इंडिया की या फिर उनकी पर्टिकुलर लोगों की, वो क्या हुई, हमारी पहले से बहुत इंक्रीज हुई है। और लास्ट 20 इयर्स में जो इंडिया ने जो ग्रोथ करा है, वो बहुत अच्छा ग्रोथ करा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी और लोकली भी, यानी डोमेस्टिक मार्केट में भी उसने ग्रोथ करा है। इवन अगर आप देखेंगे कल्चरल डिफरेंसेस भी देखिए, आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देखिए। आप अपने मम्मी पापा से कभी, फादर या मदर से पूछिएगा कि पापा आपसे 20 साल पहले आप किस तरह रहते थे और आज हम कैसे रहते हैं, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। क्योंकि 20 साल पहले या 25 साल पहले जो था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो कैटेगरी का था, हम बहुत लो इनकम में रहते थे, पर कैपिटल इनकम हमारी बहुत कम होती थी। तो ये सारा चेंजेस क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, देन बिकमिंग सेल्फ रिलायंट एंड सेट अप अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेसिस। हाँ, सेम वही है कि अगर आपको सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनना है, अपने आप में सब कुछ प्रोडक्शन करना है, तो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बढ़ाना पड़ेगा, आपको फैक्ट्री यूनिट्स तो बढ़ानी पड़ेंगी ना। जब तक आप खुद से डेवलप प्रोडक्शन नहीं करोगे, आप सेल्फ रिलायंट नहीं बन सकते। और खुद से प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको यूनिट्स लगानी पड़ेंगी। ठीक है, देन सेटअप अ स्ट्रॉन्ग, मेन वही है कि आपको इंडस्ट्रियल जो है पूरा बेस आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपको अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ में लाना है, तो आपको इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा। और उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे कौन कौन से थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो बेसिकली बच्चों ये हमारे थे इनके फीचर्स एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स। और आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास हम क्या करेंगे, इसी का जो हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को और एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और आज हम टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं, ये वाला। तो इसी के साथ आज क्लास में एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्रमोट कीजिए, ताकि ये और भी इससे बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें और इस कंडीशन में अपना जो सिलेबस जो चल रहा है वो उसको फुलफिल कर सकें। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। एंड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।